हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आप फर्स्ट चैप्टर तक के कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, आपने उन्हें लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह का सहयोग आपका चाहिए जिससे हम आगे से आगे अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं और आपका सिलेबस कवर करें। क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, किस मोड में होगी एजुकेशन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए लिंक्स को, जिससे सभी को ये जो हिंदी मीडियम में जो 12th फिजिक्स का चैनल बना है ये ज़्यादा पॉपुलर हो, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। लास्ट चैप्टर तक अपन लास्ट वीडियो तक अपन फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर के अपन ने डेरिवेशंस, उसका थियोरेटिकल पोर्शन वगैरह सारा किया है। आज अपन चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत की शाखा के अंतर्गत सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड चैप्टर जो है बेटा वो है गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग, ये सेकंड चैप्टर का नाम है। तो इसका नाम से मालूम चल रहा है कि इस चैप्टर में अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस को अपन देखेंगे। गाउस के नियम पढ़ें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को आपको समझना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझिए आप। मैं इसको डिफाइन करता हूं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। क्या है बेटा? यह एक अदिश राशि है जिसे फाई को फ्लक्स के लिए फाई यूज किया हुआ है। और आपके सिलेबस में विद्युत फ्लक्स के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स भी आपके सिलेबस में आगे के चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। इसलिए इसको E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको आप बोल दीजिए फाई E से निरूपित करते हैं। इससे निरूपित करते हैं, फाई E से निरूपित करते हैं। क्या हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से अभिलंबवत ये
यहां क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा यही है और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही है। ये क्या कहलाएगा? गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा के अनुदिश, मैं फिर बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा के अनुदिश ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यानी ये विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखाओं की दिशा है। तो ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है, संख्या घनत्व या एकांक के क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्रफल या आप ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश एकांक के क्षेत्रफल से गुजरने वाली, वापस से बोल रहा हूं लाइन, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश से एकांक के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश की दिशा में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक अदिश राशि है जिसे क्या करते हैं बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। मैंने यहाँ पे नोट किया। अब इसका मतलब क्या हो गया? यह गुजरने वाली या संख्या घनत्व के आधार पर अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रफल d फाई की लूं, ds क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को d फाई की लूं तो ये हो जाएगा E into ds। d फाई की जो होगा E into ds होगा। कब? जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के अनुदिश, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के अनुदिश है, उस स्थिति में होगा। अगर अनुदिश नहीं है, अनुदिश नहीं है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है ds और यहाँ ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा है जब क्षेत्रफल सदिश के थीटा कोण पर स्थित है। ये आपको बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश का घटक कौन सा हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक हो जाएगा ds cos थीटा। क्या घटक हो जाएगा बेटा? ds cos थीटा। तो यहां से इसकी क्या परिभाषा बनेगी? यहां से इसकी परिभाषा बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में क्षेत्रफल सदिश के घटक का गुणनफल या अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर परिभाषित कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में क्षेत्रफल सदिश के घटक का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर समझिए आप, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी d फाई की इस स्थिति में क्या हो जाएगा? E into ds cos थीटा। E into ds cos थीटा यानी d फाई E is equals to E ds cos थीटा, d फाई E is equals to E वेक्टर डॉट ds। यहां से फिर इसको आप परिभाषित कर सकते हो, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से आप फिर परिभाषित कर सकते हो कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? उस पृष्ठ से या उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। राइट? अब इस विद्युत फ्लक्स को अपन क्या कर सकते हैं? इस विद्युत फ्लक्स को विशेष स्थितियों के रूप में समझ सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। क्लियर? अब आप इसकी विशेष स्थितियों को समझो। विशेष स्थितियां, पहला है, यदि आपका जो फॉर्मूला ये था d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds, ये आपके पास फॉर्मूला था। अब आप इसमें पहला पॉइंट समझे, यदि
ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक दूसरे के अनुदिश है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। एक दूसरे के अनुदिश है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के अनुदिश है, तो डी फाई ई जो हो जाएगा वो ई ds cos 0 डिग्री और cos 0 1 होता है, ये e ds हो जाएगा। ये विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान, धनात्मक मान और निवेशित या आउटगो मतलब बाहर निकलना, क्या कह सकते हो आप, अधिकतम मान कहलाएगा, धनात्मक मान कहलाएगा और क्या कहलाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स मतलब बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स है, एक निवेशित और एक क्या है, निर्गत फ्लक्स। ये क्या कहलाएगा, निर्गत फ्लक्स कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है बेटा, यदि ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर हो। प्रति समांतर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति समांतर का मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। यहां तो ये स्थिति थी, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे के अनुदिश है, यहां ये स्थिति है, ये अगर ई वेक्टर है तो ये डीएस वेक्टर है। इस स्थिति में डी फाई ई का जो मान होगा बेटा वो ई डीएस cos 180 डिग्री बस 180 -1 होता है, तो डी फाई ई बराबर माइनस ई ds हो जाएगा। ये इस प्रकार का जो फ्लक्स होता है ये न्यूनतम फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और निवेशित प्रकृति का फ्लक्स होता है, निवेशित प्रकृति का फ्लक्स होता है। और तीसरा अपन पॉइंट समझें, यदि ई व डीएस, ई वेक्टर व डीएस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, उस स्थिति में डी फाई ई का मान क्या हो जाएगा, ई डीएस cos 90 0 होता है, डी फाई ई बराबर 0। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, राइट। अब कई बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि सर आपने कहा ई वेक्टर और डीएस वेक्टर ये दोनों सदिश राशि हैं और ये मिलकर के डी फाई ई या फाई ई बना रही है, ये अदिश राशि है और ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, नहीं है? तो क्या सर ये सदिश है तो ये अदिश कैसे हुआ, ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो आपको मैं 11th क्लास में पढ़ रखा है, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, तो परिणामी जो बनता है वो क्या बनता है, अदिश राशि बनती है। परिणामी क्या बनेगा, अदिश राशि बनेगा। इसका मतलब विद्युत फलक जो है वो 3 घटकों पर निर्भर कर रहा है। विद्युत फलक जो है 3 घटकों पर निर्भर कर रहा है। विद्युत फ्लक्स 3 घटकों पर निर्भर करता है। पहला है एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, जिसमें दिशा भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, परिमाण भी आ जाएगा। दूसरा क्षेत्रफल सदिश पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, और तीसरा है ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के मध्य कोण पर। इन तीनों घटकों पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। इन तीनों ही घटकों से अपन किसी स्थान पर विद्युत फ्लक्स का परिकलन कर सकते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हुआ आपका सेकंड चैप्टर का विद्युत फ्लक्स, यहां तक अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका बेटा इसी के आगे अब अपन देखो, वैसे अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने चैप्टर का नाम तो बताया गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, एक टॉपिक करा दिया, दूसरा टॉपिक फिर कराने वाले हैं स्टार्ट, कहीं गाउस के नियम का नाम ही नहीं है। अरे आएगा भाई, गाउस का नियम का नाम भी आएगा। अब आपके पास गाउस का नियम पढ़े उससे पहले एक टॉपिक और है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तब गाउस का नियम पढ़ के उसका अनुप्रयोग अपन कर सकते हैं। और टॉपिक है बेटा सतत आवेश वितरण। क्या टॉपिक है? टॉपिक है बेटा सतत आवेश
वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था आवेश का क्वांटीकरण, अगर आपको याद हो। अरे भाई देखो, आपको इस तरह से पढ़ना जरूरी है। अब कैसा ऐसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे कैसे हम आपसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कोशिश करो, आप लोग जुड़ने की कोशिश करो। ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है आज के टाइम में, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत की जरूरत है। थोड़ा आप कोशिश करोगे तो आप मुझसे जुड़ पाओगे। आप जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं, है ना। थोड़ा सा कोशिश करें आप। सतत आवेश वितरण मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। फर्स्ट वीडियोस के अंदर ही अपन ने डिस्कस किया था आवेश के क्वांटीकरण को, अगर आपको याद हो तो। आवेश के क्वांटीकरण में मैंने आपको क्या बताया था? आवेश के क्वांटीकरण में बताया था आवेश जो है विभक्त राशि है, क्वांटीकृत राशि है। तो यहां सतत आवेश वितरण को मैं एक बार परिभाषित करूं। सतत आवेश वितरण मतलब एक ऐसा निकाय, एक ऐसा स्थान जहां आवेश बहुत नजदीक रखा हुआ है। अब आवेश बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है, आवेश बिल्कुल पास पास में रखा हुआ है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आवेश जो है वो सतत रूप में है। सतत आवेश वितरण का मतलब है आवेश किसी निकाय में विभक्त रूप में है, परंतु बहुत पास पास रखा हुआ है। विभक्त रूप में है परंतु क्या है बेटा? बहुत ही पास पास रखा गया है। सतत आवेश वितरण का क्या मतलब होता है? विभक्त आवेश सतत रूप से रखा हुआ है। यानी सतत आवेश वितरण का क्या मतलब हो गया? ऐसा निकाय जहां आवेश बहुत पास पास रखा गया होता है, परंतु विभक्त रूप में होता है। ऐसा इसका कहने का कतई मतलब नहीं है कि आवेश जो है वो सतत रूप में है। आवेश विभक्त रूप में ही है, पर बहुत डेंस्ड रखा हुआ है, बहुत ही पास पास में रखा हुआ है। वो क्या कहलाता है? सतत लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण एकदम पास पास में रखा गया। सतत आवेश वितरण को अपन तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक तार पर बहुत पास पास में आवेश रखा गया है तो वो हो जाएगा रेखिक सतत आवेश वितरण। एक जैसे इस बोर्ड के ऊपर आवेश है, एकदम पास पास में रखे हुए हैं आवेश, तो ये कहलाएगा क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण। और अगर किसी जैसे कमरा है, इस कमरे में आवेश जो है, बंद कमरा है और ठोस कमरा है, उसमें आवेश अलग अलग आवेश एकदम पास पास में रखा गया है, तो वो कहलाता है आयतन सतत आवेश वितरण। तो तीन चीजें अपन को यहां करनी है। उससे भी पहले इसी पॉइंट में अपन आगे बढ़े तो अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है बेटा? आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। और पहला है आपके पास, पहला है रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व का मतलब है किसी तार पर आवेश जो है, किसी तार पर आवेश है और उसकी इकाई लंबाई में किसी तार की इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखिक आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। किसी तार की इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? किसी तार की इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखो, सतत आवेश वितरण अभी पढ़ा है मैंने, आवेश घनत्व को बीच में ले लिया क्योंकि इसी से अपन सतत आवेश वितरण को समझेंगे। सेकंड पॉइंट क्षेत्रीय आवेश
घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का क्या मतलब होता है? किसी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, किसी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की, किसी एकांक क्षेत्रफल में, किसी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। किसी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। और क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/S या Q/A। तीसरा आता है आयतनिक आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को कैसे परिभाषित करते हैं? आयतन आवेश घनत्व का मतलब होता है किसी एकांक आयतन में, किसी एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, किसी एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं बेटा, रॉ बराबर हो जाएगा Q/V। तीन परिभाषाएं समझी हैं आप, समझो तीन परिभाषाओं को। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा जो Q/L है, किसी तार पर आवेश की मात्रा। दूसरा बेटा आपके पास है क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा जो Q/S के बराबर है। और तीसरा है रॉ जो कि Q/V के बराबर है। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम प्रति मीटर होगा। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतनिक आवेश घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा वो कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास आवेश घनत्व जो तीन प्रकार के आपने पढ़े। इसी पॉइंट से अपन आवेश वितरण और उसके कारण विद्युत बल, उसके कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। अच्छा, एक चीज बीच में रह गई, बीच में ध्यान देगा, एक चीज बीच में रह गई है, विद्युत फलक का मात्रक। याद करो, विद्युत फलक पूरा कर लिया, मात्रक की बात नहीं करी, तो विद्युत फलक के मात्रक की बात करेंगे हम। विद्युत फलक का जो मात्रक होता है फाई E, वो फॉर्मूला होता है E × ds। E का मात्रक जो होता है, एक मात्रक होता है, देखो E जो होता है F/Q वाले फॉर्मूले से न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, दो मात्रक होते हैं इसके। और ds का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो d phi e या phi e का जो मात्रक होगा वो a हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम × मीटर स्क्वायर, SI पद्धति में। दूसरा जो मात्रक होगा SI पद्धति में ही, वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर × मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, phi e का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति वोल्ट × मीटर स्क्वायर। तो दो मात्रक आपको ध्यान रखने हैं, एक न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट × मीटर, ये दो मात्रक। वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। इसमें रह गया था तो मुझे याद आ गया, मैंने करा दिया। अच्छा, बीमा वगैरह आप लोग इसकी देख लेना, आराम से निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। अपन ने पढ़ा था विभक्त आवेश जो है किसी स्थान पर बहुत पास में सतत रूप से रखा गया है, वो सतत आवेश वितरण कहलाएगा। अब इसमें सतत आवेश वितरण में पहला पॉइंट समझें, सतत आवेश वितरण में पहला पॉइंट समझें कि सतत रैखिक आवेश वितरण, सतत रैखिक आवेश वितरण, सतत रैखिक आवेश वितरण का क्या मतलब है? सतत रैखिक आवेश वितरण का मतलब है किसी तार पर आवेश सतत रूप से वितरित है ना? किसी तार पर आवेश रैखिक रूप में वितरित है। किसी तार पर आवेश रैखिक क्यों लिखा हूं मैं, सॉरी, किसी तार पर आवेश सतत रूप में वितरित है। अब यहाँ पॉइंट आता है, सर इसको यहाँ बनाने की जरूरत क्या है? सतत आवेश वितरण आपने बता दिया, एक पॉइंट अपन समझ लेते हैं। सतत आवेश वितरण के कारण अपने को कहीं पर क्या निकालना है? सतत आवेश वितरण के कारण अपने को कहीं बल या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करना है।
एक करा देता हूं क्षेत्रीय आवेश और खुद आप देख लेना। जैसे मान लीजिए एक अपने पास तार है और इस पर धनात्मक आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ये dl लंबाई का एक अल्पांश है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन करना है। ये dl और यहां पूरे पर आवेश की मात्रा q है और यहां आवेश की मात्रा dq है। तो अपन क्या कहेंगे, dl लंबाई में dq आवेश के कारण P पर विद्युत बल, अच्छा विद्युत बल के लिए मैंने कहा परीक्षण बनाम इसकी नोट का प्रयोग करना। तो कूलॉम का नियम अगर अपन लगाए तो dF आ जाएगा k q dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर, k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। और रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से अभी आपने पढ़ा है, रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा बराबर dq अपॉन dl हो जाएगा। तो dq बराबर लैम्डा dl हो जाएगा। ये मान आप पुट करें तो df बराबर k लैम्डा dl q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब p पर विद्युत क्षेत्र, अच्छा पहले टोटल निकालते हैं पूरे तार के कारण बल। तो उसका समाकलन कर दोगे आप, df बराबर इंटीग्रल ऑफ k लैम्डा dl q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो f बराबर k q नॉट अपॉन बाहर आ जाएगा लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये टोटल तार के कारण p बिंदु पर विद्युत बल आ गया। अब विद्युत क्षेत्र, अब p पर विद्युत क्षेत्र, p पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, e, और e का मान f अपॉन q। f का मान ये पड़ा, E का मान हो जाएगा आपके पास k q नॉट अपॉन q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा, E बराबर k लैम्डा dl। ये एक फार्मूला ड्राइव हुआ है, ये एक फार्मूला ड्राइव हुआ है कि अगर कहीं रैखिक सतत आवेश वितरण है तो उस तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो उसके आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व लंबाई और उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करेगा। इसी तरह से अगर आप क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को भी इसी तरह देखें, डेरिवेशन को अगर अपन कोशिश करें करने की, तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखा हूं उनका, तो क्या हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा, इसमें कुछ चेंज नहीं है, देखो अभी आपने पढ़ा E बराबर k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। अब जैसे सेकंड पॉइंट आपके पास है सतत या क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण, क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण मतलब किसी परत पर आवेश जो है वो सतत रूप से वितरित है, मतलब बहुत पास रखा हुआ है, तो वो क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण कहलाता है। इस तरह से ये कोई परत है, इस परत पर आवेश जो है वो बहुत पास में रखा हुआ है, प्लस आवेश माइनस आवेश जो भी हो, तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहलाएगा। और इसका आवेश घनत्व सिग्मा होगा। तो इसी फॉर्मूले को मतलब यहां से अगर कुछ दूरी पर p बिंदु पर अगर हम सेम फॉर्मूला ड्राइव करें तो यहां विद्युत क्षेत्र E बराबर k और इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर आप कर सकते हो। इसी तरह तीसरा पॉइंट आयतन आवेश घनत्व को समझें, आयतन सतत आवेश वितरण। आयतन सतत आवेश वितरण में भी वही बात है बेटा, आयतन सतत आवेश वितरण मतलब किसी बंद कोश में, किसी बंद निकाय में जो 3 डायमेंशनल के अंदर है उसमें आवेश सतत रूप से वितरित है ना। जैसे कोई घन है ये इस तरह से है ना, इसमें आवेश अगर वितरित है तो उसके अंदर पूरे में समाएगा, 3 डायमेंशनल होगा, तो यहाँ आवेश घनत्व ρ होगा। इससे कोई r दूरी पर बिंदु P अगर अपन लेते हैं तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र सेम फॉर्मूले से ड्राइव करें तो k ρ dV अपॉन r स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़े बेटा, 3 फॉर्मूले थे, रैखिक आवेश घनत्व,
क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। राइट। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन जो अपने चैप्टर का नाम था उसको अपन ले लेते हैं। देखो कई मैं पहले भी वीडियोस में आपको कह चुका हूं, कई दिक्कतें आ रही हैं इनको समझने में, आपको मेरे साथ इंटरप्ट होने में, मेरी लैंग्वेज के साथ, है ना। मुझे भी कई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ तक पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना। तो इन सब समस्याओं से परे होकर आपको इन वीडियोस के साथ इंटरप्ट करते हुए क्या करना है, इंटरप्ट करते हुए आपको अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी है। सिलेबस छटनी होगा, मतलब सिलेबस रिड्यूस होगा, कितना होगा, कौन सा होगा, कैसे होगा, अभी इस चीज को दिमाग में न लेते हुए अपन को ये मानना है अपने पास 17 चैप्टर हैं 12th फिजिक्स के और उनको अपन को करना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से आपको वो पूरा सिलेबस जो है मेरे द्वारा आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को। नेक्स्ट मैंने कहा था चैप्टर का नाम है गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। तो आपका टॉपिक आ जाता है गाउस का नियम। ये लीजिए गाउस का नियम। क्या है गाउस का नियम? गाउस का नियम कहता है, गाउस एक वैज्ञानिक था, मैं अभी आपको बता दूं, है ना। उसी को सम्मान देने के लिए और उसने काम किया इसलिए ये गाउस का नियम बना। गाउस थ्योरम भी कई लोग इसको कहते हैं, गाउस का नियम भी इसको कहते हैं, गाउस थ्योरम, गाउस लॉ। गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, एक चीज का ध्यान रखना, गाउस के नियम में बंद पृष्ठ का होना जरूरी है। चाहे वो 2 डायमेंशनल में है, चाहे वो 3 डायमेंशनल में है। 2 डायमेंशनल में तो बंद पृष्ठ होगा नहीं, काल्पनिक पृष्ठ लेना पड़ेगा। जो भी है आपका बंद पृष्ठ होना जरूरी है। तो बंद पृष्ठ का क्या मतलब है? बंद पृष्ठ का मतलब जहां से अपन किसी चीज को निवेशित या निर्गत मान सके, माना जा सके। तो क्या कहता है गाउस का नियम? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में स्थित तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ को बुक्स में गाउसियन पृष्ठ भी लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में स्थित आवेश Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है, अर्थात फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। या मान लीजिए ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, यहां पर बहुत सारा आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn। ये आवेश अगर है, ये अगर आवेश है, इसको यहां समझे आप, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, बहुत सारे आवेश है, तो कुल आवेश सिग्मा Q हो जाएगा। और ये निर्वात में रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा गाउस के नियम के अनुसार तो फाई E होगा, जिसका मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर फाई E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें तो यहां 4 पाई से गुणा किया, ये हो गया 4 पाई इनटू Q। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर होता है? K, और ये हो गया 4 पाई इनटू Q, यानी
फाई ई बराबर हो जाएगा 4 पाई के। यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान। इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में स्थित कुल आवेश व 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये है बेटा गाउस का नियम। गाउस का नियम फिर वापस बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में स्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही गाउस का नियम कहलाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं कि फाई ई जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। क्लोज इंटीग्रल मैंने यहां लगाया, क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है बंद समाकलन, क्योंकि बंद पृष्ठ में ही गाउस का नियम लगता है, इसलिए मैंने क्लोज इंटीग्रल लिया। और ये फाई ई यहां है तो यहां ये लिखा जा सकता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर। ये गाउस थ्योरम कहलाती है। आगे जाकर के इसको आप समझोगे, ये गाउस थ्योरम कहलाती है, इसको अपन आगे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसी में, ये जो गाउस का नियम है इसकी व्युत्पत्ति, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति वो भी कूलॉम नियम से। ये भी अच्छा टॉपिक है, पिछले 2-3 साल से सिलेबस में ऐड किया है। पहले एनसीईआरटी सिलेबस में ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं था, पर एग्जाम में अभी तक मुझे जहां तक याद है नहीं आया आरबीएससी में। तो ये 20 साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, गाउस के नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए मैंने कहा, मान लीजिए मेरे पास एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में बहुत आवेश हो सकता है। मैंने यहाँ कोई बिंदु O लिया और इस पर आवेश की मात्रा Q है, और यहाँ मैंने कोई क्षेत्रफल सदिश ds ले लिया है। ये विद्युत क्षेत्र की, और यहां थीटा कोण पर ds वेक्टर है। अगर ये Q और ये R वेक्टर है, ये कोई है, माना ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। अपन ने किसी बिंदु O पर स्मॉल q आवेश की पर क्या किया है, परिकल्पना की है, और इसमें अपन ने किसी क्षेत्रफल ds पर विचार किया है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। तो इस O से T बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ये हो जाएगा आपके पास E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R। ठीक है, अब ds वेक्टर से निर्गत फ्लक्स वो होगा d फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर d फाई E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट ds। R कैप डॉट ds को अपन क्या लिख सकते हैं, d फाई E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप का मतलब 1 ds cos थीटा। थोड़ा सा नई चीज है, इसको आप समझेगा। d फाई E बराबर K अपॉन R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर और KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ को अलग कर दिया और ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर जो है वो इस O से इस ds क्षेत्रफल के पर बनाया गया घन कोण है, जो कि d ओमेगा से प्रदर्शित होता है। तो ये हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी q अपॉन d फाई E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। ठीक है, और इसी प्रकार पूरे
पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, वो भी किसके कारण, किरणोत्सर्ग से कारण, ये हो जाएगा d phi इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा। इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा किसी 3 डायमेंशनल के लिए सॉलिड मोड जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, तो ये पाई e हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा q अपॉन, यही गॉस याद आ रहा हो आपको, यही गॉस। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग और बिंदुओं पर अगर आप लेते हो अलग अलग आवेश तो अलग अलग फाई E1 फाई E2 फाई E3 आ जाएगा, और उन सबका बीजगणित प्रयोग करोगे तो भी यही आपको मिलेगा। ये है बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है 2 नंबर में, हालांकि इस चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं है, पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर 3 नंबर को पार्ट्स में किया जाए तो 1 नंबर में गाउस के नियम, इसे गाउस का नियम, और 2 नंबर में कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन, ये आपके हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।